प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में सिर्फ नियम नहीं बदल रहे, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति और सोच भी बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता के बीच रिश्ता सख्ती का नहीं, बल्कि भरोसे का होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ और उम्मीद की एक बड़ी किरण बन चुका है। अब सवाल है कि सरकार की इस बदली सोच का असर आम लोगों की जिंदगी में कितना दिखाई देता है। देश में चीनी की कीमत लगातार बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि चीनी महंगी होने की मुख्य वजह एथेनॉल उत्पादन नहीं, बल्कि कम उत्पादन, त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और जमाखोरी है। सरकार ने अक्टूबर में करीब 10 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा है, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों से आम आदमी और मिठाई कारोबारियों की परेशानी बढ़ रही है। अब देखना होगा कि सरकार महंगाई पर कब तक लगाम लगा पाती है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि त्योहारों से पहले चीनी के दाम बढ़ना आम जनता के लिए बड़ी परेशानी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट अब चीनी की मिठास में भी घुल गई है। यानी सरकार जहां जमाखोरी और कम उत्पादन को वजह बता रही है, वहीं विपक्ष सीधे सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। सिख नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन सज्जन कुमार को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की और पुतला भी जलाया। सज्जन कुमार का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में रहा, इसलिए यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे विवाद पर क्या सफाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए भाजपा संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। अब नई टीम को मिलने वाली जिम्मेदारियों पर सबकी नजर रहेगी। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से 5वीं पीढ़ी के सुखोई F-70 लड़ाकू विमान लेने पर विचार कर सकता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के 100 से ज्यादा सुखोई MKI विमानों को अपग्रेड करने की योजना भी बताई जा रही है। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस मुद्दे पर बड़ी रक्षा डील को लेकर बातचीत हो सकती है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ सकते हैं। इस दौरे को रक्षा, व्यापार और कूटनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर रूस के साथ संभावित रक्षा समझौतों पर सबकी नजर रहेगी। अब देखना होगा कि पुतिन के दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच कौन कौन से बड़े समझौते होते हैं। राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी और उनकी अपनी पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की लड़कियों का आजाद होना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला का पिता, पति और बेटे के साथ रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान इन रिश्तों से अलग भी होनी चाहिए। उनका बयान महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो सकती है और अलग अलग दल अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सिविल जज बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने नियम में बदलाव करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2027 के बाद होने वाली सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम 1 साल की वकालत की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे पहले 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त रखी गई थी, जिसे अब बदला गया है। यानी न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की राजधानी पटना में PhD धारकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पिछले 19 दिनों से अनशन कर रहे कुमुद पटेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि उनकी मौत हो जाए। अब प्रदर्शनकारियों की मांगों और सरकार के रुख पर नजर है। सवाल यह है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन का आखिर समाधान कब निकलेगा। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में स्वाइन फ्लू के 1770 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप नायर ने कहा कि इस समय बुखार के कई मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि रही है। उन्होंने सलाह दी है कि जिन लोगों को लगातार 3 से 4 दिन तक बुखार रहता है, उन्हें जांच जरूर करानी चाहिए। यानी बदलते मौसम में लगातार बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने वंदे मातरम को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। वारिस पठान ने कहा कि वे वंदे मातरम का सम्मान करते हैं।
लेकिन इसे किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। उनका बयान ऐसे समय आया है जब देश में वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बहस पहले से चल रही है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े ऐसे मुद्दों को राजनीति से अलग रखकर सहमति कैसे बनाई जाए। तमिलनाडु सरकार ने नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना बनाई है। इसके लिए करीब 1,28,000 अंगूठियां खरीदने और लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई है। सरकार की इस योजना पर विपक्ष ने टेंडर और खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। समर्थकों का कहना है कि इससे लाभार्थी परिवारों को मदद मिलेगी, जबकि विपक्ष इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत पर सवाल उठा रहा है। अब इस योजना की पारदर्शिता पर नजर रहेगी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी चुनाव से काफी पहले ही भाजपा ने संगठन और रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के नए गाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब वंदे मातरम को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज है। एक तरफ इसे राष्ट्रीय सम्मान और देशभक्ति से जोड़कर देखा जाता है, तो दूसरी तरफ इसके इस्तेमाल और प्रस्तुति को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग राय है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 के लिए देश भर से 48 शिक्षकों का चयन किया है। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 3 जबकि राजस्थान और बिहार से 2-2 शिक्षकों का चयन हुआ है। इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। यानी देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षकों को अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी, जुकाम की कुछ दवाएं देने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कुछ विशेष कॉम्बिनेशन वाली दवाओं के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है और इनके पैकेट पर स्पष्ट वार्निंग लिखना जरूरी बताया है। सरकार का कहना है कि छोटे बच्चों में इन दवाओं के गलत इस्तेमाल से संभावित खतरा हो सकता है, इसलिए माता पिता को बच्चों को ऐसी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पंजाब में चीनी की कीमतों में तेजी से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 दिनों में चीनी के दाम करीब 20 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं राज्य में चीनी उत्पादन करीब 3 लाख टन कम होने की बात कही गई है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने से आने वाले दिनों में कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। यानी त्योहारों से पहले मिठाई खरीदने वालों की जेब पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे सकता है। संसद के मानसून सत्र में विधेयकों को कम समय में पास किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 में से 11 विधेयक पारित हुए और इनमें से कुछ विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के ही पास होने का दावा किया गया है। विपक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण कानूनों पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वहीं सरकार अपने विधायी काम को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। अब बहस इस बात पर है कि कानून बनाने में तेजी जरूरी है या विस्तृत चर्चा। अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर रिश्वत और वीआईपी सुविधा से जुड़ा गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि ज्यादा पैसे देने पर श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन और रील बनवाने जैसी सुविधाएं देने की बात कही जा रही थी। अगर जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बेहद गंभीर मामला होगा, क्योंकि आस्था के नाम पर पैसे लेकर विशेष सुविधा देना पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। गूगल चीन में पिक्सल फोन का उत्पादन बंद करके भारत को अपना एक्सपोर्ट हब बनाने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को लेकर बड़ी टेक कंपनियों से बातचीत चल रही है। एप्पल के साथ भी दूसरे उत्पादों के निर्माण को लेकर चर्चा होने की जानकारी दी गई है। अगर बड़ी कंपनियां भारत में अपना उत्पादन बढ़ाती हैं तो इससे देश में निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर सरकार ने बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के मुताबिक राज्य में करीब 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब लक्ष्य बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन दीदियों के जरिए महिलाओं को नई तकनीक से जोड़कर रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बनी 82 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल होने की खबर सामने आई है। इनमें हृदय रोग, दर्द और बुखार जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल बताई गई हैं। जांच में मानक पूरे नहीं होने के बाद इन दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। खराब गुणवत्ता वाली दवाएं मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं। विभाग इन दवाओं पर क्या कार्रवाई करता है, इस पर नजर रहेगी।
बिहार में एयर कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी योजना सामने आई है। सरकार के मुताबिक 2030 तक राज्य में 13 एयरपोर्ट चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका फायदा गोपालगंज और किशनगंज जैसे जिलों के लोगों को भी मिलने की उम्मीद है। लोगों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना या बागडोगरा तक जाने की जरूरत कम हो सकती है। अगर योजना समय पर पूरी हुई तो बिहार की हवाई कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो सकती है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच 3 दिन तक ट्रेड डील को लेकर बातचीत चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने आखिरी समय में अपनी शर्त बदल दी। अब इस टैरिफ का दोनों देशों के व्यापार और आम लोगों पर कितना असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान को लेकर तीखा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली। लगाए गए आरोपों पर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है और यह राजनीतिक माहौल आगे और गर्म हो सकता है। जयपुर में खाद्य विभाग ने मिठाई और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कुछ जगहों पर खराब तेल में कचौड़ी बनाए जाने की बात सामने आई। वहीं एक स्थान पर करीब 150 किलो बदबूदार घेवर मिलने की खबर है। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावट और खराब खाद्य सामग्री को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ छापेमारी से मिलावटखोरी रुकेगी या दुकानों की नियमित जांच भी जरूरी होगी।